नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। आजकल एक बात बड़ी तेज़ी से फ़ेमस कराई जा रही है कि बहुजन समाज जो है, वो नफ़रत फैला रहा है और बहुजन समाज ही नहीं बल्कि ये बात भी खूब तेज़ी से ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नास्तिक हैं, जो रैशनल हैं, जो एथिस्ट हैं, जो अपने को वास्तविक कहते हैं, ये सभी लोग समाज में नफ़रत फैलाते हैं। ऐसा कुछ लोग प्रचार करते हैं। तो आज हमने इसी पे टॉपिक रखा है कि दरअसल नफ़रत फैलाता कौन है? नफ़रतों की जननी कौन है? ये जो रोष है बहुजन समाज का, वो जो अपने हक अधिकार की बात कर रहा है, उसको हक अधिकार न देने की बात कौन करता है? क्योंकि देखा तो ये गया है कि हर जगह इक्वालिटी, भाईचारा, बहनचारा इस तरह की बातें होनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई जो है सबका छीन-छान के सदियों से खाया जा रहा है और जब कोई ये कह रहा है कि नहीं भई हमारा भी हक है, तो कहा जा रहा है कि भई तू तो नफ़रत फैला रहा है। तो आज ओपन डिबेट इनविटेशन है। जितने भी लोग जिनको भी ऐसा लगता है कि बहुजन समाज जब भी अपने हक अधिकारों की बात कर रहा है, जब भी वो जहाँ से जो सोर्स है, जो इन्होंने धर्म ग्रंथ लिख रखे हैं, उन धर्म ग्रंथों में जो इन्होंने हकमारी की है, सेंधमारी की है, उसकी जब-जब बात बहुजन समाज करता है, खोल के पढ़ता है, तो ये राग अलापते हैं कि नफ़रत फैल रहा है। ये लिख के भी नफ़रती नहीं हुए और हम उसको पढ़ के नफ़रती बन गए। समझे? ये इन लोगों का प्रचार-प्रसार मीडिया है। तो आज ओपन डिबेट इन्विटेशन है, जिसको भी ऐसा लगता है कि भैया उनके यहाँ इतनी ज़्यादा हक अधिकार दिए गए हैं या हकमारी नहीं की गई है, वो आके डिबेट कर लें। साबित करें कि कौन समाज में नफ़रत फैलाता है। धर्म ग्रंथ, ब्राह्मणिकल सिस्टम का या बहुजन समाज? आकर साबित करें। मैं लिंक अभी प्रोवाइड करा देता हूँ। जिनको भी डिबेट करनी है, उनको भेज दीजिए। सोशल मीडिया वीर हैं, जो भी, जो कमेंट में दिन-रात चिल्लाते रहते हैं कि दम है तो मुझसे डिबेट कर, दम है तो मुझसे डिबेट कर। उन तमाम सभी लोगों को यहाँ पे ओपन डिबेट इन्विटेशन है। मैंने लिंक भी दे दिया है और इन्हीं वीरों को आने दीजिएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों? जो कमेंट वीर हैं, डिबेट के लिए दिन-रात चिल्लाते रहते हैं, उनको ही आने दीजिएगा, उनको डिबेट करने दीजिए और जितने सोशल मीडिया वीर जो हैं, जो दिन-रात हौवा खड़ा किए हुए हैं कि इससे तो हमसे डिबेट ही नहीं करता है, दम है तो हमसे डिबेट कर ले, पकड़ के लाइए, ठीक है ना? उन सभी को पकड़ कर लाइए, आज डिबेट होगी। देखें आज कौन आते हैं डिबेट करने के लिए और इसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई बाहर से वक्ता आते हैं, वो जो अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो भी डिबेटी हैं, जिनको भी लगता है कि वो डिबेट करके ये बता सकेंगे कि जो बहुजन समाज अपनी बातें रखता है, अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो उससे कैसे हेट न्यूज़ फैलता है। असली हेट न्यूज़ का या असली हेटर कौन है? कौन-सी किताबें हैं जो हेट फैलाती? अब देखते हैं यहाँ पे कौन आए हैं ये? कोई सुनील सोनवाने आए हैं। हाँ जी, सुनील सोनवाने, आपको डिबेट करना है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, इधर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। ऐड तो हो गए हैं, आवाज़ कुछ नहीं आ रही है। ये कोई विभूति महानंद आए हैं। हाँ जी, विभूति महानंद, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, जय भीम। हाँ जी, जय भीम। आपको डिबेट करना है? जी, डिबेट नहीं करना है, मैं तो ऐसे बहुजन से ही आता हूँ और ओके। बस बात करना था हुँ। आपसे। अच्छा जी, बोलिए, बोलिए क्या बात करना है? सर, मैं तो पहले थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में।
मैं हुँ, हुँ। उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा से बलांगीर जिले से एक छोटे से गाँव से हूँ। टिटलागढ़ अंचल के अंदर बालबेंक करके एक कोई बात गाँव का नाम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जी, जी। प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, जी। आप सीधे-सीधे जी, अपनी जी, जी। बात रखिए। जी, हुँ, मैं समझ सकता हूँ। लगभग मेरे गाँव से लगभग करीबन 6-7 किलोमीटर दूर में एक मंदिर है, जो प्राचीन काल का मंदिर है और उस मंदिर को कहा जाता है कि वो मंदिर शिव मंदिर है। लेकिन हम लोग बचपन से आते-जाते हैं, हम लोग देखे भी हैं, वहाँ प्राचीन काल से जो अभी आपका स्ट्रीम देखते हुए या आपके यूट्यूब चैनल पे हम लोग जानकारी प्राप्त करने के बाद जानते हैं कि जो लिपि में वहाँ लिखा गया है, जिस भाषा में लिखा गया है, वो धम्म लिपि है। तो उसके जो मुख्य द्वार में है, हालाँकि ये तो मेरे पास है, फ़ोटो वगैरह भी है, लेकिन मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, तो आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा डिटेल्स से ये करना था, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों का समय बहुत कीमती है, तो इसके बारे में कभी स्ट्रीम कीजिए क्योंकि हम लोग का उड़ीसा स्टेट में बहुत सारे छोटे-छोटे गाँव में भी और ये मंदिर जो है कम से कम 20 एकड़ ज़मीन के अंतर्गत फैला हुआ है ये और सामने तालाब है, ऊपर मंदिर है, चट्टान है और जो कहते हैं ना हम लोग 33 कोटि देवी-देवता या ऐसा वगैरह जो एक पूरा राउंड करके बना हुआ है, उसमें प्रत्येक जगह एक-एक मूर्ति बनाया गया है और जो अभी मुख्य मंदिर है, उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। ओके, ओके विभूति जी। जी, आपने जो भी डिटेल्स दी हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि उसको या तो आप पीपीटी के फ़ॉर्म में या पीडीएफ बनाकर उसको शेयर करेंगे और तब अगर दिखाएँगे, समझाएँगे, तब लोगों जी, को ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप जो भी कुछ बताएँगे, लोग सुन तो पा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को उस संदर्भ के साथ जोड़कर नहीं देख पा रहे हैं। जी, तो जी, जी, वो वो आप तो बात नहीं पीपीटी या सही पीडीएफ बनाकर वो हमें शेयर कीजिएगा, उसको हम लोग तब देख लेंगे। जी, जी, ठीक है, विभूति जी? ओके सर, ओके। ओके, ओके। अच्छा मैं कहूँगा सभी साथियों से कि उन लोगों को आने दीजिए जो डिबेट करना चाहते हैं, ठीक है? अपने जो जो भी लोग हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप बाद में भी दे देंगे तो हम लोग समझ लेंगे। लेकिन वो जो डिबेटी हैं, जो हमेशा कमेंट में रोते रहते हैं, कमेंट वीर बने रहते हैं, दम है तो हमसे डिबेट कर ले, दम है। उनका दम थोड़ा दिखाने दीजिए ना, उनको मौका दीजिए उनका दम दिखाने का। खोज-खोज के लाइए उनको यहाँ पे। चलें आगे देखें, अब कौन आए हैं? भाई जो भी जिनको डिबेट करना है, क्या हुआ सारे डिबेटियों को? सिर्फ़ कमेंट वीर हैं क्या यहाँ पे? हुँ? चलें ये कोई विजय कुमार जुड़े हैं, इनको ऐड करता हूँ। हाँ जी, विजय जी, बताएँ आपको डिबेट करना है? क्या आपको डिबेट करना है? अच्छा नहीं करना है। चलें किशोर कुमार आए हैं। हाँ जी, किशोर जी, आपको डिबेट करना है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आपको डिबेट करना है? किशोर जी, अपनी माइक अनम्यूट करें। देखें इधर से भी कोई आवाज़ नहीं है। भाई जिनको डिबेट करना है, जिन भी लोगों को डिबेट करना है, उनको आने दीजिए और उन लोगों को जितने भी कमेंट में इतने सारे तो वीर हैं कमेंट में, इतनी गप हाँकते हैं, इतनी गप हाँकते हैं। ट्विटर पे इतनी गप हाँकते हैं, कोई गपोड़े तो आ रहे हैं, बोल रहे हैं उसने लिख दिया है इसीलिए ये सही हो। अरे भाई गपोड़ चंदो कहाँ हो? सिर्फ़ जी। कमेंट में हाँ जी, आपको डिबेट करना है? जी, जी, हाँ, हाँ, जय भीम सर। अच्छा जय भीम। आपको डिबेट करना है?
हाँ, सर म दरअसल डिबेट इस बात का करना है, अभी मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। यहाँ एक आज आज भी एक दिवाली जैसा माहौल है यहाँ पर और जिसको वो बोल रहे हैं कि मैंने पूछा है आज है क्या? तो कह रहे कि बूढ़ी दिवाली है आज। आज भी दिवाली जैसा माहौल है यहाँ पर और जिसको ये बूढ़ी डबल दिवाली साउंड आ रही है बताया। आपकी मैंने तरफ कहा से। भाई यार क्या आपकी तरफ से इससे डबल पहले जो साउंड आ रही है। दिवाली हुई थी क्या वो जवान दिवाली थी? आपकी तरफ से और आपकी अब तरफ बूढ़ी से डबल दिवाली है यहाँ साउंड आ रही पर। है। सवाल और तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात क्या है हुँ, कि यहाँ हमारे जहाँ जो कमरा है, यहाँ मैं रहता हूँ तो मेरी वाइफ़ ने वो चिपका रखे हैं, लक्ष्मी के पैर चिपका रखे हैं आज। दिवाली के दिन भी चिपकाते हैं। मैंने के अपनी वाइफ़ से पूछा यार, एक वीडियो दिखा है कि मैंने कहा भाई देश में कम से कम 30-40 करोड़ तो अभी देश में गरीब ही हैं, मतलब जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन से नीचे हैं और हमारे लक्ष्मी हमारे देश की हैं और वो गरीब जितने भी लोग हैं परिवार हैं वो हर साल दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी गरीबी खत्म ही नहीं हो रही है। हुँ, तो ये क्या मामला है? ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने पूरा वीडियो दिखाया डेटा दिखाया, आंकड़े दिखाए, लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे मतलब उनको समझाएँ कि भई ये क्या कैसे हो पाएगा ये? कैसे वो लोग इससे बाहर निकल पाएँगे? ये मतलब सारा डेटा, सारा ज्ञान सामने होने के बावजूद भी बड़ा टफ हो गया सर यहाँ पर समझा पाना है और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी सर उत्तराखंड में देवभूमि पर एक वीडियो भी बनाइए ताकि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देवभूमि है, यहाँ पर ज़्यादा जागरूकता लाने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि देवभूमि क्या कहते हैं लेकिन अब मैं तो इन चीज़ों में बिल्कुल कोई विश्वास नहीं करता हूँ मैं और लगभग-लगभग आप ये कह सकते हैं जिस तरह आप पूरे नास्तिक हैं, मैं भी खुद को नास्तिक ही मानता हूँ। हम बाबा साहब को मानते हैं। मैं तो लेकिन लड़कियाँ, महिलाएँ मतलब सबसे अधिक अंधविश्वासी हैं इस क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र में। तो मैंने कहा कि भई अगर हुँ, लक्ष्मी आएँगी तो क उनके पैर के निशान वैसे हो जाने चाहिए। तो आप उसको चिपका रहे हो, वो कागज़ के बने वो स्टिकर क्यों चिपका रहे हो पैरों के निशानों के? क्योंकि अगर लक्ष्मी आएँगी, जैसे अगर कोई आदमी कहीं चलता है तो उसके पैरों के निशान तो अपने आप बन जाते हैं। और वैसे भी अगर कम से कम पिथौरागढ़ में 1 लाख परिवार तो होंगे। अगर लक्ष्मी आएगी रात को तो सबके घरों में एक साथ कैसे आएगी? अगर एक के घर में आने में 1 मिनट का टाइम भी लगता है तो कम से कम 1 लाख घर है तो 1 लाख के घर अगर जाती है तो 1 लाख मिनट कहाँ से आएँगे, एक रात में? तो ये हुँ, कुछ सवाल थे जिसके अभी तक जवाब नहीं मिल पाए हैं। तो हुँ। क्या है थोड़ा इस पर थोड़ा क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि आप अगर कोई इस तरह के सवाल आपके सामने रखे, आप क्या जवाब होगा आपको या आप किसी को व्यक्ति को कैसे समझाया जा सकता है? थोड़ा-सा अगर आप इस पर बात रखेंगे तो क्या पता कुछ मेरी वाइफ़ देखें सुन रही है वो आपको आप देखिए बताइए अगर इसमें कुछ क्या जवाब आ सकते हैं? देखें, ठीक है सर, थैंक यू। जो इंसान जो होता है ना, उसके अंदर एक लालच होता है। हर इंसान लालची होता है। बचपन से ही लालची होता है। आप बच्चों को देखिए, ब लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, पर बच्चे बेसिकली लालची होते हैं। हर इंसान सबसे पहले ना अपना फ़ायदा देखता है। तो जितने भी लालची हैं, लोभी हैं, उनका ये प्रथम गुण होता है कि वो अपने स्वार्थ को पहले रखते हैं, चाहे वो खराब ही स्वार्थ क्यों ना हो। बाकियों को खराब ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन वो स्वार्थ पहले रखते हैं। आप एक बच्चे को देखिएगा, छोटा-सा बच्चा को, वो क्या करेगा, आप उसके सामने 3-4 टॉफ़ी रख दीजिएगा, उसके बगल में ही 1-2 और बच्चा होगा, तो वो प्रयास करेगा बच्चा कि वो सारा टॉफ़ी और जो भी चॉकलेट है वो खुद ले ले और वो ये भी प्रयास करेगा कि वो ना किसी दूसरे बच्चे को ना दे। तो एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी इस बात का आइडिया है कि ये सारी चीज़ें ना ये हक अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए, बाकियों को मिले या भाड़ में जाए। लेकिन वो अबुध बालक है, हम ये सोचते हैं कि इसमें ना ज्ञान की कमी है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। लेकिन बात ये होती है कि जब वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, चतुर हो जाता है, उसको सही समय पर कोई सही शिक्षित नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर वो जो लोभ है, लालच है, वो हमेशा बना रहता है। वो लोभ लालच के लिए गलत-गलत कामों में भी लिप्त हो जाता है। अब उसको कोई शॉर्टकट रास्ता बताता है,
लोभ लालच दिखाता है कि अरे वो तो इतना पढ़-पढ़ के दिन-रात पढ़ा, दिन-रात पढ़ाई करके एग्ज़ाम में टॉप किया और तुम्हारे पास तो शॉर्टकट है, तुम दिन-रात घूमो-फिरो, इधर करो, 5 किलो लड्डू चढ़ाओ मंदिर में, ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर में लगो, ईश्वर चाहेगा तो तुम्हारा हो जाएगा और पंडित जी से और वो दिखवा लो, दान दक्षिणा दे दो। तो उसके जो बचपन का वो जो लालच था ना कि हमको मिलना चाहिए, हमें ही मिलना चाहिए, वो लालच का सही समय पर किसी ने निवारण नहीं किया। तो पेरेंट भी अगर लालची हुए, तो वो भी लालच उसी तरह उस बच्चे का बरकरार रह जाएगा, सही समय पर उसको शिक्षा नहीं दे पाएँ तो। अब वो क्या करता है, बड़ा होकर भी इस शॉर्टकट में पड़ता है, क्योंकि शॉर्टकट का रास्ता अक्सर है लालची लोग, लालच है कि हमको कम में सबसे ज़्यादा मिल जाए, हम ही को मिल जाए हर चीज़। तो वो लालच ना हर व्यक्ति के अंदर होता है। अब क्या होता है ना कि जिस तरह से बच्चे को हमने ये सोच लिया कि इसको ज्ञान की कमी है। बुद्धा ने भी प्रतिसमुत्पात में यही कहा कि समस्त दुखों का कारण अज्ञान है। तो वो भले ही बड़े हो जाते हैं, पढ़े-लिखे हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, पर उनके अंदर वो जो लोभ-लालच है, उसको वो लोभ-लालच नहीं समझते हैं। क्योंकि बचपन से कभी उन्होंने उसको लोभ-लालच समझा ही नहीं। उसको अपनी प्रायोरिटी समझा और उस कारण से उनको कोई डरा दिया कि अगर ये काम नहीं करोगे ना, तो देवी जी नाराज़ हो जाएँगी और तुम्हारा कुछ बुरा कर देंगी। अब उसके अंदर वो लालच है कि हमारे साथ बुरा ना हो। तो वो कभी भी दुनिया से फाइट करने का जज़्बा नहीं हासिल कर पाता है, कारण उसके अंदर हमेशा लोभ लालच भरा पड़ा रहता है। जिस व्यक्ति के अंदर से लोभ लालच बाहर निकल जाएगा, वो देखिएगा वो क्रांतिकारी बन जाता है। आपने इतने सारे जो क्रांतियाँ देखी हैं, वो क्या उन्होंने कभी डर था उनको? कि उनको कोई डरा दे कि देखो तुम जाओगे तो वहाँ तुमको लाठी पड़ जाएगा, डंडा पड़ जाएगा, तुमको यहाँ डाल दिया जाएगा, वहाँ डाल दिया जाएगा, तुमको अंडमान निकोबार जेल में डाल दिया जाएगा। वो डरते थे? नहीं डरे कभी। क्योंकि उन्होंने उस लोभ लालच को त्याग दिया, अपना पर्सनल फ़ायदा। तो उसी तरह से जो लोग भी आज ईश्वर और गॉड या ईश्वर अल्लाह जो भी गॉड जो भी जिसको मानते हैं उसके चक्कर में फँसे हुए हैं और कारण वो ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं होगा तो हमको फ़ायदा देगा। ऐसे कैसे नहीं है? दरअसल वो फ़ायदा लेना चाहते हैं कि अगर कहीं होगा तो उनके साथ कुछ बुरा ना कर दे, उनको अगर कुछ फ्री में अच्छा कर दे, बिना किसी मेहनत के कुछ उनको एक्स्ट्रा फ़ायदा पहुँचा दे। जैसे लाइन में लगे हैं और भाई-भतीजवाद है, तो बाकियों की लाइन पीछे रह जाएगी, आपकी लाइन आगे निकल जाएगी। तो वो उनके अंदर उस चीज़ का जो लालच है ना, वो उनको सत्य रास्ते पर लाने नहीं देता है। तो दरअसल अगर उसको सही मायने में समझें, तो वो अपने लालच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि उनके अंदर लोभ लालच बचा हुआ है और उसी का रूप वो ईश्वर समझ लेते हैं या कोई अदृश्य शक्ति समझ लेते हैं। ये चीज़ होता है। दरअसल ये मनोविज्ञान का गेम है। जिसको ये रियलाइज़ हो जाता है, जो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि भई हमारे साथ किसी ने कह दिया कि तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, तुम्हारे साथ बुरा होगा। अब वो भी डट गया, होने दो बुरा। उसके साथ वास्तव में बुरा हुआ। फिर भी वो डटा हुआ है। अच्छा ये बुरा हुआ ना, कोई ज़रूरी थोड़े है कि उसी कारण से हुआ था। हर इंसान में रैंडमली चेंज होता है, अच्छे-बुरे दिन आते रहते हैं। हम क्यों मान लें कि ये ईश्वर के कारण ही बुरा हुआ? नहीं माना, फिर से किया, फिर कुछ कर रहा है, फिर किसी ने कहा तुम्हारे साथ बुरा होगा, फिर बुरा हुआ, फिर भी वो नहीं माना। इसको कहते हैं जज़्बा। हम मानेंगे ही नहीं कि ईश्वर के कारण जब तक ईश्वर खुद आके ना कह दे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा। लेकिन बाय द वे बुरा हो भी गया तो ये मानने की क्या ज़रूरत है कि ईश्वर ने ही वो बुरा किया? क्योंकि ज़िंदगी हर इंसान के ज़िंदगी में अच्छे और बुरे पल आते रहते हैं। तो जो इन लोभ, लालच, तृष्णा से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, वही अपने को पहचान पाता है, अपनी काबिलियत को देख पाता है। ये चीज़ होती है, जो नहीं पहचान पाते हैं, वही आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं। किशोर जी। जी, मेरे जी, ख्याल से आप आपने मेरी अच्छा बात समझ पाए होंगे। आपने अच्छा समझाया सर, थैंक यू इसके लिए। मैं डेली सुनता हूँ आपके प्रोग्राम, लेकिन ये लड़ाई बहुत ही टफ है, कठिन है और हमें और बहुत आगे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। हुँ, मैंने ओके, वही पूछा, ओके, मैंने कहा कि भाई ये जो ठीक। कमरा है, घर है, भाई ये जो लक्ष्मी टाइल की टाइल है नीचे, तो टाइल में तो वैसे भी वो लक्ष्मी के पैरों के निशान छपेंगे नहीं। तो ऊपर से स्टिकर हुँ, हुँ। चिपकाकर भाई तो कैसे, ये टाइल का है सर यहाँ पर और इतना ठंडा है एकदम। टाइल में तो वो जो भाई मिट्टी कोई कोई मिट्टी का घर होता, खेत होता तो वहाँ पर लक्ष्मी आएगी तो पैर के निशान वो दिखेंगे। लेकिन टाइल में कैसे जाए?
आप लक्ष्मी के पैर यहाँ ना इंसान के पैरों के निशान छप सकते हैं, न न न किसी किसी के भी। तो थोड़ा-सा भी थोड़ा समझो इस चीज़ को। लेकिन भक्त तो मुझे लगता है कि भक्त होने की पहली शर्त है कि बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा शायद। कुछ ऐसा लगता है। वो अभी देखते हैं कब वो समझ में आता है। हम देखें हम कुछ भी उसको किसी तरह से डिफ़ाइन कर दें, पर असल जो बात है उनके अंदर जो वो लोभ और लालच बना हुआ है ना, फ्री में कुछ कहीं से मिल जाए, उस कारण से ये सारी एक्टिविटी होती है। सुनो ना, जिस भी व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अब जैसे आप देखेंगे कि कुछ ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, उसके पास भरा-पूरा सब चीज़ है, फिर भी आप देखेंगे कि वो धार्मिक है। अब कोई कहेगा कि इसके अंदर क्या लोभ है? उसके अंदर और लोभ है, और ज़्यादा लोभ है। उसको अपने कम्युनिटी को लेकर लोभ है कि इसी लोभ के दम पर हम आगे बढ़े हैं, इसी लोभ के दम पर हमारा लोग आगे बढ़ेंगे, उसको अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का लोभ है। बाकी लोग चाहे कितने बद से बदतर हो जाएँ। तो ये सारा खेल उनके अंदर के लोभ लालच का है। इसीलिए ये बातों को जो शुरू में पहचान गए थे, बुद्धा पहचान गए थे, इसीलिए वो दुनिया के सबसे पहले रेशनल व्यक्ति कहे गए। दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक कहे गए क्योंकि उनकी सोच इतनी विज्ञानवादी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इन चीज़ों को नहीं हटा पा रहा है, जो भी जिसके अंदर लोभ, लालच, मोह, तृष्णा ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, उसी के साथ ये व्यथा है। ठीक है, किशोर जी, ओके। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं डिबेट के लिए। सत्यम जहाँ लिखते हैं यहाँ पे, क्या 75% रिज़र्वेशन से इंडिया को हार्म हो सकता है? नहीं सत्यम जहाँ मैं तो कह रहा हूँ 100% रिज़र्वेशन कर देना चाहिए, उससे भी कोई हार्म नहीं होगा। जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है अगर उनकी आबादी 3% है, उनको 3% रिज़र्वेशन दे दिया जाए, जिसकी जितनी-जितनी जनसँख्या है उसको उतना-उतना रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, कोई हार्म नहीं होगा। क्योंकि देश की 98% जो जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। ये सिर्फ़ 2% जॉब्स ही सरकारी नौकरियों में हैं और वो भी सरकारी नौकरियों में क्या चक्कर है कि ये कोई आर्थिक इकोनॉमी सुधार का तो कोई कार्यक्रम है नहीं, ये तो देश के रिप्रेजेंट करने का है। भाई आप नाइजीरिया देश में जाएँगे, आप भूटान देश में जाएँगे तो वहाँ के जो लोग हैं वही रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये भारत देश है, भारत देश के विभिन्न धारा के लोग हैं यहाँ पे, वो अपने-अपने कम्युनिटी के सब लोग मिल के अपने देश को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, सीधी-सी बात है, कोई हार्म नहीं है। ये तो सिर्फ़ उन धूर्तों का, उन छली-कपटियों का जिनको आदत पड़ी हुई है 100% जो है उठा के घर में अपने झोली भर के रखने का, उनका हंगामा है कि 75% रिज़र्वेशन अरे धूर्तो! 1000 साल से 100% रिज़र्वेशन खा गए थे, तब देश का बुरा नहीं हुआ? तब किसी के बाप को, किसी के दादा, नाना, काका, पापा को याद नहीं आई कि उससे देश कैसा बुरा हुआ? और 77 इयर्स में और अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, अभी तो बात चल रही है। अभी तो जब वैकेंसीज़ भरी जानी शुरू होंगी, वो भी अभी एक स्टेट की बात चल रही है, तो पूरे देश में होना चाहिए। तो तुरंत ही सबको बाप-दादा, नाना-पना, अच्छा-बुराया सब याद आ गया। 100% लेके खा के बैठे हुए थे 1000 साल से, किसी को नहीं याद आई कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और देखिए देश आज़ाद हुआ और बहुजनों के उनके हक अधिकार देने की बात आई, सबको याद आ गई। तो सत्यम झा जी ये कहानी है 75% रिज़र्वेशन की। ये 75% जो रिज़र्वेशन है इसमें से सिर्फ़ 65% एक्चुअल में रिज़र्वेशन है। वो 10% ईडब्ल्यूएस जो कोटा है वो तो फर्जी कोटा है। वो कोटा जो 10% है, वो तो ब्राह्मणवादी तब ले रहा है, जब उसकी जनसँख्या ही मात्र साढ़े 9% है। सोच लीजिए, तब भी वो रिज़र्वेशन कोटा ले रहा है। बताइए साढ़े 9% जनसँख्या जो है 10% ईडब्ल्यूएस ले रहा है, उसके बाद से भी ओपन इस हिसाब से तो जो ओबीसी हैं, उनकी जनसँख्या अगर 63% है, तो उनका कोटा भी 63% अकेले उन्हीं का हो जाना चाहिए था। ये तो टोटल मिला के एससी, एसटी, ओबीसी का मिला के 65% हो रहा है। तो ये हार्म की जो बात किए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि 75% नहीं बल्कि इसको बढ़ा के 90% कर देना चाहिए। ठीक है ना? सीधी-सी बात है 90% इससे कोई हार्म नहीं है। जो देश है, उस देश के लोग अपने देश को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, सीधी-सी बात है। चलें आगे बढ़ते हैं मैम और प्रियंका जो हैं वो लिखती हैं, जय भीम डिबेट करने वालों को भेजो साथियों। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। यही होना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी के यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रदीप जी।
और प्रियंका जी यहाँ लिखती हैं, धार्मिक महिलाएँ वो ही होती हैं जो डर और अविद्या से पीड़ित होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने और महिलाएँ ही नहीं पुरुषों के साथ भी यही है। जिसके अंदर भी इस बात का डर है कि कहीं कुछ बुरा कर दिया तो, तब क्या होगा? वो उसके डर दरअसल उसका डर बोलता है ये। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें अब कौन आए हैं। यहाँ पे कोई आए हैं पन्नू कारमा। हाँ जी, पन्नू कारमा आपको डिबेट करना है? नहीं सर, जय भीम सर। अच्छा जी, जय भीम। आपको डिबेट नहीं हाँ करना है तो सर, आप बाद में आइएगा, ओके ठीक सर, है? मेरे सवालों का जवाब मिल गया है वैसे भी। अभी आप बता रहे थे ना अच्छा जो जी। उत्तराखंड से आए थे किशोर जी। हुँ, हुँ, हुँ। ओके सर, ठीक है जी। थैंक ओके, ओके। चलिए ओम प्रकाश आए हैं। हाँ जी, ओम प्रकाश जी, आपको डिबेट करना है? सर कुछ डाउट थे वो क्लियर करने थे सर अभी। अच्छा, बोल दीजिए। सर एक्चुअली मुझे मेरा डाउट ये था कि मैं एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ और ओके। उस इंडस्ट्री में जो मेरे सारे सीनियर्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, वो सब हाई कास्ट के हैं हुँ, हुँ। और शायद हम 1 या 2 बंदे ऐसे हैं जो मतलब छोटी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। हुँ, तो हुँ। क्या सर हमें उनके बीच में अपने आप को प्रूव करना है कि हम छोटी कास्ट के हैं या हम मतलब एथिस्ट हैं हम या उन्हीं के साथ रहना है? हमारी विचारधारा तो वही है जो हम एथिस्ट वाली है। लेकिन उनके अनुसार हम क्या वो शब्द बोल सकते हैं जो बोलते हैं जैसे जय श्री राम या कोई भी देखें, ओम प्रकाश जी, एक बात समझिए आप पहले। सबसे पहली जी सर। बात कि जब आप काम पे होते हैं, तो ध्यान पूरा काम पे लगाइए। जी। समाज और काम प्रोफ़ेशनल होना क्या होता है? प्रोफ़ेशनल होना ये होता है कि आप अपने काम में परफ़ेक्ट होइए। लोग जब आप अपने काम में परफ़ेक्ट होंगे, जब आपकी अहमियत बढ़ेगी, तो फिर आपकी विचारधारा की भी रिस्पेक्ट होगी। आप क्या मानते हैं? एक एग्ज़ाम्पल देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का, वो मुस्लिम थे, नमाज़ पढ़ते थे। आप जी। मदरसे में मजलिस के लिए चंदा हर साल भेजते थे लाखों-लाखों रुपए, राष्ट्रपति भी बन गए। लेकिन जी उनको सर। आज कोई भी ब्राह्मणिकल सिस्टम उनको गाली नहीं देता है, बल्कि एग्ज़ाम्पल देता है कि देखो मुस्लिम हो तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति नमाज़ पढ़ते हुए भी, अपने धर्म को मानते हुए भी अपने काम में परफ़ेक्ट था। वो हिंदुओं की भी मतलब सो कॉल्ड जो ब्राह्मणवादी हैं, उनकी भी बात करता था, लेकिन वो अपने काम में परफ़ेक्ट था, अपना काम बखूबी करता था। आपको एक बात समझना होगा कि आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आप अपने काम के कारण जाने जाएँ, विचारधारा के कारण नहीं। जब आप काम के कारण जाने जाएँगे कि ये बंदा जो है इतना परफ़ेक्ट है अपने काम में कि इस बंदे को ये बंदा हमें चाहिए ही चाहिए। ये बंदा बिल्कुल चाहिए। तो फिर अब जी। आपकी विचारधारा क्या है, उसकी भी रिस्पेक्ट होगी। समझ रहे हैं ना? अपने जी काम सर। पे विचार और एक चीज़ तो आप क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे जितने भी ब्राह्मणवादी आते हैं, उनको आपकी विचारधारा से कुछ लेना-देना है नहीं, बल्कि उनको अपनी विचारधारा आपके ऊपर थोपना है। ये क्लियर ओके, कट है। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल यही है सर। जो मेरे जो सीनियर्स हाँ। हैं वो ये हुँ। मतलब हाई कास्ट हैं ऐसे ब्राह्मण ही हैं वो। तो हुँ, वो हुँ। उनकी सोच यही है कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई नहीं आना चाहिए जो मतलब गॉड को नहीं मानता हो। जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही बोलना चाहिए वो। पूजा नहीं करता हो या कुछ नहीं करता हो। वो चीज़ हम करते नहीं हैं। हुँ, तो वो यही थोपना चाहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारी विचारधारा है, वैसे ही लोग हमारे यहाँ पे होने चाहिए। तो हुँ। ऐज़ ए तो ये बेरोज़गारी को हुँ, देखते हुँ, हुए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी दूसरा कोई जॉब नहीं है, हम यहाँ से निकल सकें। हुँ। तो सर क्या देखें, हमें ओम प्रकाश उन जी एक एक और जी बात सर। है यहाँ पे। मैं जी। बार-बार अपने सारे बहुजन समाज से ये बात कहता हूँ कि दोस्तों, इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे हैं, तो अपनी इंडस्ट्री खोलना शुरू कीजिए। आप जब तक इन ब्राह्मणिकल सिस्टम की इंडस्ट्री में फँसे रहेंगे, जब तक उनकी चीज़ों में, तो वो अपनी आपको जॉब वहाँ पे देखिए संसाधन सारे हमारे हैं, पूरा संसाधन बहुजनों का है।
और हड़प के वो बैठा है। आप जा रहे हैं उसके यहाँ रोज़गार लेने के लिए और फिर वो अपनी विचारधारा थोपता है। आज तक किसी ने देखा है कि किसी ब्राह्मण जो है सीईओ हो, ब्राह्मण डायरेक्टर हो, ब्राह्मण जो है वहाँ का मैनेजर हो, सर्वे सर्वा हो, सेक्रेटरी हो और वहाँ पे ब्राह्मणिकल सिस्टम की चीज़ें ना चल रही हों? बिल्कुल चलाएगा वो चलाएगा। ज़रा सोचिए कितने बहुजन जो हैं अपनी इंडस्ट्री खोले हैं, अपनी इन चीज़ों को खोलकर ओपन करके और वहाँ पे अपनी विचारधारा चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। हर जी, इंस्टीट्यूट, हर जहाँ पे भी जो चीज़ कंपनी है, सबको ये हथियाए हुए हैं और अपनी विचारधारा थोपे हुए हैं। तो जब तक हम उनके अंडर में काम करते रहेंगे, तब तक अगर आप उनके विचारधारा के अगेंस्ट में जाओगे, तो वो हमेशा ही आपको वहाँ से फायर आउट बाहर निकालने या आपको परेशान करने के तरीके ढूँढते रहेगा, क्योंकि वो उसका आदी है। हकीकत यही है बिल्कुल। दोस्तों। इ सर। इसीलिए जब तक जब तक आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, जब तक चीज़ें हैं, वो कीजिए। पर हमेशा याद रखिए कि वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। लाइफ में आप काम सीखिए, काम सीखकर आपको समाज के लिए ऐसा कुछ करके जाना है कि अपना बहुजन समाज जो है वो इन नई स्किल्स को, नए अपने इंस्टीट्यूट्स खड़े कर सके, नए अपने औद्योगिक विकास या आप कहें कि इंडस्ट्री खड़ा कर सके, उसमें बहुजन लोग फ्री होके काम कर सकें। समझ रहे हैं ना? जब तक ये बिल्कुल जी, सही बात है कि आप चले जाओ अरब में जाओ। अरब में भारत जी, से लोग जाते बहुत बहुत गए मज़दूर लोग काम करने और वहाँ पे जी, जाते हैं तो क्या ये अपना मंदिर वहाँ बना के पूजा-पाठ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं लेकिन कर एक सकते सर। दूसरा मुस्लिम जो है वो भारत में आके जाके मस्जिद-वस्जिद में नमाज़ ज़रूर पढ़ सकता। आप उनके देश कर में सकते मंदिर हैं। बना के नहीं पढ़ सकते। तो ये बिल्कुल सर। बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी धार्मिक है, वो अपने देश में इस बात को अलाउ ही नहीं करता। जब तक आप उसके अंदर काम कर रहे हो, तो वो आपको एज़ ए स्लेव की तरह काम करवाएगा। आपकी विचारधारा आपके अपने घर के अंदर ही कैद रह के रह जाएगी। वहाँ की शब्दावलियाँ जो होंगी, उसकी जो चीज़ें होंगी, उसकी जो छुट्टियाँ होंगी, वो उसके धर्म के हिसाब से होगी। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था गुलामों का कोई अपना धर्म नहीं होता। वो हमेशा ही मालिक के द्वारा थोपी गई चीज़ों को ही वो करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं, तब आप जो है पुरजोर लड़ सकते हैं और बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन में तो वहाँ पे अपने लोगों की तादाद घुसेड़िए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये नहीं है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से वो अपनी चीज़ें आप पर नहीं थोप सकता, ये भी एक बात समझ जाइएगा। जी, लेकिन आपकी अगर तादाद कम है, तो वो फिर थोपेगा, आपको परेशान करेगा। तो बिल्कुल सर, इसीलिए बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से वो अपने भाई-भतीजवाद को हर जगह घुसेड़ता है, उसी तरह से पूरा बहुजन समाज जहाँ-जहाँ काम कर रहा है, अपने बहुजन समाज अपने लोगों को यूनाइट कीजिए, अपने लोगों को रोज़गार दीजिए, घुसेड़िए। आप जितना रोज़गार दोगे, अपने लोगों को ले जाओगे, अपने लोग सशक्त होंगे। जो रैशनल भाई हैं, वो हेल्प करें, वो लोग इस चीज़ को प्रमोट करें। रैशनलिज़्म जो है ना, वो तभी आगे बढ़ेगा, जब लोग अपने सशक्त होंगे। नहीं तो चाह के भी भीड़ के बीच में मुँह बंद करके आप खड़े रहेंगे और वो आपको बिल्कुल हर सर। चीज़ अपनी खुलेआम कह रहा होगा खुलेआम गलत चीज़ों को बोल रहा होगा और आप ना उसको सोचेंगे कि ये इसको काटूँ, ना काटूँ, ये तो बॉस है। अगर कुछ बोल दिया तो अगले दिन फिर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इस चक्कर में आप फँसेंगे। बस, बस समझ रहे हैं ना सर। मेरी बात? जी सर, हाँ, बिल्कुल मैं समझ गया सर आपकी बात। तो सर वो ये सर अपने आप में काबिल बनना पड़ेगा हमें सबसे पहले। बिल्कुल। आप काम सीखिए वहाँ से पर अपना एम वो मत डालिए कि हमारा एम यही है। समझ रहे हैं ना? आप इस बुनियाद पर आइए कि मुझे ऐसे हज़ारों अपने लोगों को जॉब देनी है। इस तरह के मुकाम आप हासिल करने की सोचिए। समझ रहे हैं ना? जो परेशानी आप वहाँ झेल रहे हैं, वो सोचिए कि आप आने वाली जो बहुजन समाज है, वैसे हज़ार लोगों को ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। मैं ऐसी चीज़ें क्रिएट करूँगा, ऐसे रोज़गार की व्यवस्थाएँ खड़ा करूँगा। अच्छा सर, ठीक मेरी है एक ना? लास्ट बात है सर। हुँ, सर हुँ। जैसे मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मुझे आपको जैसे अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत तो है नहीं कि मैं जैसे भगवान को नहीं मानता, तो मैं प्रूफ करने की ज़रूरत है मुझे? देखें, सबसे पहले एक बात याद रखिए कि किसी भी काम की जगह पे प्रोफ़ेशनल बनिए, वहाँ पे कोई धर्म और इसका स्थान नहीं होता है। किसी भी आप
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन में सीधे-सीधे रूल है कि आप किसी भी अपने कलीग से नहीं झगड़ सकते हैं, अन्यथा दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वहाँ विचारों की नहीं, आप वहाँ पे डिस्कशन कीजिए ना, काम काम के बारे में वहाँ पे आप डिस्कशन कीजिए। आप वो काम अच्छा है, बुरा है, उसमें क्या परफेक्शन लाया जा सकता है, उस पर आप डिस्कशन कीजिए। ये रिलीजियस चीज़ है या धार्मिक कल्चरल चीज़ है, आप वहाँ पे नहीं डिस्कशन कर सकते हैं। रूल तो यही कहता है ओम प्रकाश जी। वहाँ आपको कोई जी, प्रूफ़ करने की वो ज़रूरत की चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। आप जिस भी काम पे गए हैं, जहाँ पे भी गए हैं, वहाँ पे प्रोफ़ेशनल बनिए, बस यही होता है। ठीक है फिर, ओके सर। ओके। ठीक है सर, ओके सर। थैंक यू हुँ, सर, हुँ, थैंक यू। जय भीम सर। थैंक यू। जय चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सत्यम झा लिख रहे हैं डॉक्टर्स में रिज़र्वेशन हार्म कर सकता है। सत्यम झा डॉक्टर्स में रिज़र्वेशन बिल्कुल हार्म नहीं करता। दरअसल जो बिना रिज़र्वेशन के डॉक्टर बनते हैं, वो ज़रूर हार्म पहुँचाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लीजिए, भारत का जो इंडस्ट्री है दवा का, उसकी बहुत सारे अमेरिका जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया था। बोला कि ये तो कूड़े हैं। ऐसे बोल के बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं रिजेक्ट कर दिया। आप इनको देख लीजिए, पतंजलि बाबा को, इनकी कितनी दवाइयाँ जो हैं रोज़ बैन होती हैं, कहाँ-कहाँ बैन होते रहती है, फिर भी लोग वैसे ही खाते रहते हैं। और खाने वाले कौन हैं? जो सबसे पढ़ा-लिखा धार्मिक लोग हैं। वही सबसे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। कुछ भी। तो एक बात आप समझिएगा कि ये जो रिज़र्वेशन का रोना जो रो रहे हैं, ये वही लोग जो हैं, उस व्यक्ति का खा रहे हैं जहाँ पे कोई रिसर्च नहीं होती है। उस व्यक्ति की चीज़ें खाते हैं। तो रिज़र्वेशन का तो इसमें कुछ लेना-देना ही नहीं। दूसरी बात कि एक व्यक्ति जो है जब रिज़र्वेशन से भी एडमिशन लेता है और एडमिशन जब ले लेता है, तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है, मेडिकल के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि इतना परसेंट आपको लाना पड़ेगा। अगर इतना परसेंट आप नहीं ले आ पाएँ, 55% जो होता है या 60% इतना अगर आप ले आए हैं, यानी कि आप सूटेबल हैं। वो गारंटीड दे रहा है कि आप सूटेबल हैं कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर वो कोई इतना उसके बाद से ले आ पा रहा है, वहाँ पे फिर एससी, एसटी, ओबीसी जनरल का नहीं होता है कि भाई जनरल का पास जो है 80 मार्क होगा और एससी, एसटी का पास जो है वो 40 होगा या 30 होगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार जब एडमिशन हो जाए, वहाँ से जो डिग्री मिलेगी, वो चाहे जनरल हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी हो, सबका एक ही कट ऑफ निकलता है। समझ रहे हैं ना? जैसे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं कंपनी में तो एक रेंज होता है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट इसके बीच का जो रेंज है, इस रेंज में अगर इसका पैमाना सही सटीक बैठ रहा है तो ये फिर क्वालिटी पे खरा उतरेगा। आप देखिए, आप अपने ब्लड का सैंपल कराइए, आप अपने क्या मूत्र का सैंपल कराइए, आप अपने बॉडी चेकअप कराइए, उसमें एक रेंज होगा कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में है तो इट इज़ ओके, वो ओके है फिर, उसको ओके कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि इस बाउंड्री का जो लोएस्ट के साइड में है या हाईएस्ट साइड में है इसलिए बेहतर नहीं, एक रेंज दी जाती है। इस रेंज में आ गया दैट इज़ ओके। तो जो भी रिज़र्वेशन से भी गया, लेकिन जब वहाँ का जो रेंज है कि आपको मिनिमम 55% यानी आपने डॉक्टर बनने की नागरिकता मतलब पात्रता हासिल कर ली, अर्हता हासिल कर ली, यानी वो बन गया, उसमें कुछ नहीं है। ये तो योग्यता का रोना वो रोते हैं जो हज़ार साल से गपोड़ खाना में बैठ के गपोड़ते आए हैं। अभी भी गपोड़ने की आदत है। एक किताब उठाते हैं, गपोड़ लेते हैं, जाके वहाँ गपोड़ लेते हैं। बचपन से ही अच्छे-अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया है, बचपन से ही उनके पास पैसे थे, धन थे, दूसरों का तो धन छीन लिया था कि वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाया। मुश्किल से किसी तरह माँ-बाप घर पे इधर-उधर काम करते थे, तब थोड़ा बहुत जुटाते थे, बच्चा बड़ी मेहनत कर के वहाँ पहुँचा। और एक लड़का जो है, जिसको बचपन से ही हर चीज़ रटा-रटा के बैठा के पूरा सिंगल स्पून से बैठा दिया गया है। अरे भैया, तो वो 80 ही मार्क्स ले आया और ये बंदा जो है इतना सारा स्ट्रगल सह के, जो सीखने की उम्र थी, उस उम्र में पेपर बाँट-बाँट के तब पढ़ाई करके आया और वो 60 ही ले आया, तो मैं तो कहता हूँ ये 60 की कीमत ना 100 के बराबर है। कहाँ 80 के चक्कर में पड़े हो उसके। इस 60 की कीमत, क्योंकि इस इसमें जो टैलेंट है इस 60 वाले में कि इसने वो काम कर लिया जो उस 80 वाले को पकड़ा दिया जाए तो वो 80 तो भूल जाइए, वो 40 भी नहीं ला पाएगा।
उतना काम पकड़ा दिया जाता तो। जितना स्ट्रगल से झेल कर ये 60 भी ले आया, उस 80 वाले को उतना स्ट्रगल झेलना पड़ता तो वो 80 तो भूल जाइए, वो 20 भी नहीं ला पाता। समझ रहे हैं ना? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो जो रेंज है कि इस रेंज से ऊपर के सब लोग डॉक्टर हैं, मतलब वो डॉक्टर हैं। ये तो फ्री फंड हउआ आज वो उठा रहे हैं, जो 3rd डिवीज़न मँगाए थे अंग्रेज़ों के समय में। अंग्रेज़ों के समय में कह रहे हैं, "हे प्रभु, आप 2nd डिवीज़न में पास करते हैं, हम पंडा पुरोहित कैसे पास होगा भाई? 3rd डिवीज़न कीजिए, कट ऑफ लोअर कीजिए।" वो आज हमें बता रहे हैं रिज़र्वेशन। अरे खुद रिज़र्वेशन लिए हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है और सॉरी अभी अभी देखा गया है कि जो कट ऑफ आ रही है ईडब्ल्यूएस 3 नंबर पर ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जा रही है। कई सारी ऐसी लिस्ट आई हैं। ख़ैर जब ईडब्ल्यूएस में इतना लोएस्ट कट ऑफ जा रहा है तो आपको सबसे पहले जाके ईडब्ल्यूएस पर प्रतिबंध लगवाना चाहिए। क्योंकि वो आपकी जहाँ महोदय वो आपकी कैटेगरी है। आप जाके रोड पे रोड मोर्चा निकालिए कि हमको ईडब्ल्यूएस रिज़र्वेशन नहीं चाहिए। सारे अपने ब्राह्मणों को इकट्ठा कीजिए कि रिज़र्वेशन बहुत खराब है। इससे हम खराब क्वालिटी का डॉक्टर बनाएँगे, खराब क्वालिटी का इंजीनियर बनाएँगे, खराब क्वालिटी का सारे ब्राह्मणों को मोर्चा निकाल के रोड पे चलना चाहिए। दिखाना चाहिए कि रिज़र्वेशन खराब होता है और इसीलिए हम अपने ईडब्ल्यूएस रिज़र्वेशन का त्याग करते हैं। क्योंकि इसमें तो इतने कम-कम कट ऑफ वाले बच्चे आ जा रहे हैं। जब ये काम ब्राह्मण कर दे, सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो जाए, फिर अब हम बात करेंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी रिज़र्वेशन है, उसका क्या औचित्य है। ठीक है ना? चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शीएन कुमार जो हैं वो लिखते हैं, हिस्ट्री सिलेबस में महाभारत एंड रामायण ऐड कर दिए। उसको भी लाएँगे, उस पर भी चर्चा होगी। वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी यहाँ लिखते हैं, भारत का सबसे बड़ा त्योहार संडे नवंबर 26 को सेलिब्रेट करें। स्टूडेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस बढ़ाएँ, मेक देम स्ट्रांग टू फेस एंटी रिजर्वेशन एंड कास्टिस्ट कमेंट्स एज दे इंटर कॉलेज इंस्टीट्यूट्स। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत आइडिया है वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी का। सभी साथियों इस बात को ध्यान से सुनिए और और समझिए। जब बाबा साहब ने हैंडओवर किया था कॉन्स्टिट्यूशन को और उसमें आज जो जो भी चीज़ें जिस तरह से रोक दी गई थी एससी एसटी पिछड़े वर्ग को और जिस तरह से बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में हक अधिकार दिलाए, इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकता भारत के इतिहास में। इस दिन जो है सारे बच्चों को इकट्ठा करें और जो भी बच्चे जिनका एडमिशन होना है या जो कॉलेज में जाने हैं उन पर सॉरी और उन जिनको भी एडमिशन लेना है उन सभी को इस चीज़ से अवेयर करें कि अगर वहाँ पे कोई जाति सूचक बातें करता है, उनको उनके रिज़र्वेशन से रिलेटेड बातें करता है, उनको प्रताड़ित करता है तो जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो सुसाइड ना करें। उनको स्ट्रॉन्ग बनाएँ बेसिकली। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे जो हैं सुसाइड करते हुए पाए गए या अगर सुसाइड नहीं भी किए हैं, तो वो हमेशा ही वो फ़ील करते हैं अ, कॉलेज में कि हम बड़े कमज़ोर से हैं, अकेले हैं। उन्हें ऐसा फ़ील कराया जाता है कि वो अयोग्य हैं, उनके पूर्वज जो हैं अयोग्य थे। इस तरह के इस तरह की चीज़ें फ़ील कराई जाती हैं। तो शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी। सत्यम झा यहाँ लिखते हैं बहुजन को अच्छा एजुकेशन देना होगा तब। सत्यम झा जी बहुजन को हमेशा एजुकेशन अच्छा मिलता है। सारे जितने भी जो ज़मीन जायदाद संसाधन लेके ब्राह्मणिकल सिस्टम बैठा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और बहुजन समाज में जिस तरह से हज़ार साल से पैसे या संसाधन छीन-छीन के बैठे थे, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बिल्कुल एजुकेशन मिलेगा। बहुजन समाज के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में जहाँ फ़ी होती है, वहीं इंग्लिश मीडियम में डबल फ़ी लगती है। कहाँ से लाएँगे पैसे? ब्राह्मणिकल सिस्टम तो आज़ादी के बाद से सारे पोस्ट पर बैठ गया, अंग्रेज़ों के समय भी बैठा हुआ था, ट्रांसफ़र कर लिया और सारे पैसे अपने झोली में भरते आया। अच्छा यहाँ पे सत्यम झा का फिर से कमेंट आया है, बहुजन गुड टीचर, गुड डॉक्टर बने। ताकि साइड इफ़ेक्ट ना हो 75%। सत्यम झा जी कितनी सीटें हैं डॉक्टर की? बता दीजिए हमें। 140 करोड़ भारतीयों में
कितनी सीटें हैं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर का तो हाल सबको पता ही है। हैं? कितनी सीटें हैं? और उन सीटों में कितना परसेंट रिज़र्वेशन है? यही बता दीजिए हमें। रही बात डॉक्टर की, तो आपके निम हकीमी, आयुर्वेद का प्रचार करने वाले आपके पढ़े-लिखे लोग हैं। जहाँ कोई रिसर्च नहीं है, वैसे नीम हकीमी का प्रचार करने और खाने वाले दिन-रात ऊपर से लेकर पंचगव्य खाने वाले लोग हैं। अब वो लोग बताएँगे कि साइड इफ़ेक्ट किस चीज़ का होगा? आप जाके देख लीजिए सत्यम झा आपके ब्राह्मणों की गोबर और गोमूत्र का प्रचार कर रहे हैं। पढ़े-लिखे, आपके सो कॉल्ड ब्राह्मण। तो आप क्या बताएँगे साइड इफ़ेक्ट? हैं? किस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट? आप तय करेंगे? आप ये कह दीजिए गवर्नमेंट से कि कह दे कि जो 80% लाएगा, 90% लाएगा, वही डॉक्टर बनेगा। उससे नीचे डॉक्टर नहीं बनेगा। ये तय करवा दीजिए। वो जो रेंज है आपकी कि 60 से 100% की किस चीज़ के लिए दी गई है? और आपको इस बात की चिंता क्या है साइड इफ़ेक्ट का? हुँ? आपको कौन-सी चिंता है? हैं? आज तक इतने सारे थर्ड डिवीज़न ले लेके आप लोग पूरे अंग्रेज़ों के समय में जब बन गए थे, डॉक्टर ही क्या हर पोस्ट पर आपने कब्ज़ा किया था, थर्ड डिवीज़न ले लेके। तब आपको याद नहीं आया साइड इफ़ेक्ट का? आज साइड इफ़ेक्ट याद आ रहा है। और 100 सोचिए 140 करोड़ में मुश्किल से कुछ हज़ार ही सीट होती है, वो भी एक स्टेट की बात हो रही है। इनको साइड इफ़ेक्ट याद आ गया। ज़रा सोचिए उन देशों का जिन देश के लोग भारत जितना भी विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है, उन देशों में नहीं डॉक्टर हैं, वहीं के लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं। आप सारे ब्राह्मण हट भी जाएँगे ना, तो भी यहाँ के जो बहुजन हैं, वो भारत को रिप्रेज़ेंट करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है कि आप सबसे बड़े धुरंधर हैं। टैलेंट इसको नहीं कहते हैं कि बैठ के गपोड़ देना एग्ज़ाम में, आज रात में पढ़ लिए, कल जाके एग्ज़ाम में उगल दिए। ये टैलेंट नहीं होता है। ये ब्रह्मा वाला टैलेंट नहीं है कि मुँह से उगल दिया, मुँह से पैदा कर दिया। टैलेंट उसको कहा जाता है जो ज़मीन पे काम करता है। भारत के लोग का मेरा वर्ग है। पता लगा लीजिएगा, आपने डॉक्टरों को गाली दिया है। मैंने स्ट्रीम कर रखी है। आपका ये टैलेंट था सत्यम झा कि आपके सारे ब्राह्मणों ने चिकित्सकों को गाली दिया। उनको बायकॉट किया, समाज से बायकॉट किया कि ये तो समाज इनके घर का खाना जो है पीप के समान होता है। फिर भी भारत के लोग जो हैं चिकित्सक बने रहे। वो क्या उनको इफ़ेक्ट कर रहा था? आपने तो 100% बायकॉट कर रखा था। अब आप हमें बताओगे साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? पंचगव्य गोबर गोमूत्र का आप लोग प्रचार करने वाले और आप बता रहे हो 75% साइड इफ़ेक्ट। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ 100% कर देना चाहिए। अगले 1000 साल तक, अगले 1000 साल तक जिस तरह से आप लोगों ने 100% रिज़र्वेशन लिया था, वैसे अगले 1000 साल तक 1000 साल बाद आप हमसे बात कीजिएगा ना, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? हम लोग जवाब देंगे। 1000 साल बाद साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे अधीर अहिरे यहाँ पे लिख रहे हैं, सर प्लीज़ अपने सेहत का ख़्याल रखें, आराम करें। बाबा साहब ने भी यही किया था, आपने तबीयत का ख़्याल नहीं किया। जो रिक्वेस्ट यू प्लीज़ टेक केयर जय भीम। अच्छा जी, अधीर अहिरे जी शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे रेस्ट ही करना चाहिए। तो ठीक है, आज का हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं और देखते हैं आगे फिर कब मिलेंगे। ओके, शुक्रिया आप सभी का, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपना ख़्याल रखिए, आप लोग का ख़्याल रखिए।